सोचे, कोई वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचता है और वहां बैठा अधिकारी रजिस्टर देखकर कहता है कि माफ कीजिए, आपके मृत पिताजी आज सुबह ही आकर अपना और आपका वोट डाल गए हैं। और सुनने में तो ये किसी डार्क कॉमेडी जैसा लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों में ना दशकों तक ऐसी कहानियां कोई चुटकुला नहीं बल्कि बिल्कुल जमीनी हकीकत हुआ करती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राज्य की मतदाता सूची से जो वोटर लिस्ट होती है उससे 1,22,00,000 वोटर एक झटके में गायब हो गए। हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो चुनाव 2021 में 8 लंबे चरणों तक महीनों तक खिंचा था, वो 2026 में सिर्फ 2 दिनों में सिमट गया है। तो ऐसा क्या हुआ कि 25 साल पुरानी व्यवस्था को रातों रात पलट दिया गया? श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आज इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, ये महज तारीखों का बदलाव नहीं है। भारत के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले राज्य में ना ये चुनावी ढांचे का एक बहुत ही अभूतपूर्व रीसेट है। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जिनमें चुनाव आयोग का डेटा है, ऐतिहासिक चुनावी रुझान हैं और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं हैं, वो सब साफ तौर पर बताते हैं कि ये लॉजिस्टिक्स, तकनीक और भूगोल का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने सभी राजनीतिक दलों को ना अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। सही कहा। और आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम इस चक्रव्यूह को डिकोड करें। हम समझेंगे कि ये सिक्योरिटी सैचुरेशन आखिर काम कैसे करता है, गायब हुए करोड़ों वोटरों का असली गणित क्या है, और सबसे अहम बात, इस नए सिस्टम से राजनीतिक बिसात पर क्या असर पड़ने वाला है। जी, लेकिन इस गहन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बात, जो निष्पक्षता का डिस्क्लेमर है, वो स्पष्ट करना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल, ये निष्पक्षता हमारे विश्लेषण का मूल आधार है। श्रोताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि आज हम जिन सोर्सेस का विश्लेषण कर रहे हैं उनमें टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों से जुड़े कई बहुत ही संवेदनशील दावे शामिल हैं। हाँ, इनमें फर्जी वोटिंग, संस्थागत भ्रष्टाचार और चुनावी हिंसा जैसे बहुत गंभीर आरोप हैं। इसलिए हम बहुत दृढ़ता से ये घोषित करते हैं कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, किसी नेता या विचारधारा का समर्थन या बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा काम केवल सोर्सेज में दी गई जानकारी, दावों और उनके पीछे के तर्कों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से एक न्यूट्रल तरीके से सामने रखना है, ताकि सच्चाई के हर पहलू का विश्लेषण किया जा सके। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम 8 चरणों से 2 चरणों के इस ऐतिहासिक सफर को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस धारणा को तोड़ना होगा कि पश्चिम बंगाल में ना हमेशा से ही लंबे चुनाव होते रहे। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक डेटा एक बहुत ही अलग कहानी बयां करता है। जो भ्रम है कि हमेशा से 8 फेज होते थे, वो बिल्कुल गलत है। तो इसे समझने के लिए ना मैं एक एनालॉजी, एक उपमा रखना चाहूंगा। ये स्थिति कुछ ऐसी है जैसे किसी एथलीट को पिछले 25 साल से लंबी मैराथन दौड़ने की आदत डाल दी गई हो और अचानक एक दिन उसे 100 मीटर के स्प्रिंट ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाए। ये बहुत सटीक उपमा है। अगर हम इस मैराथन के इतिहास में जाएं, तो सोर्सेज बताते हैं कि साल 2001 में 294 सीटों पर चुनाव केवल एक ही चरण में हो गए थे। सिर्फ एक चरण में? तब तो वाम दलों की सरकार थी राज्य में और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो फिर ये कई चरणों वाली नौबत आखिर आई ही क्यों? क्या है कि ये बदलाव एक झटके में नहीं हुआ था, बल्कि परिस्थितियों के दबाव में धीरे धीरे हुआ था। इसका जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो 2006 का चुनाव था। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और राज्य से चुनावी हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। तो इस हिंसा के तंत्र को तोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने पहली बार मतदान को 5 चरणों में बांट दिया। बिल्कुल। इसके पीछे का विज्ञान शायद ये था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को पूरे राज्य में एक साथ फैलाने के बजाय उनकी ताकत को एक समय में एक ही हिस्से पर फोकस किया जाए, ताकि सुरक्षा पुख्ता हो सके। बिल्कुल। और अगर सुरक्षा बलों को केंद्रित करने के लिए 5 चरण बनाए गए, तो इसका मतलब है कि वाम दलों या जो तत्कालीन विपक्ष था, उन्हें अपनी जमीनी रणनीति बदलने का मौका मिला होगा। सोर्सेस के आंकड़े इस बारे में बहुत चौंकाने वाली बात बताते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आंकड़े? 2006 के उस 5 चरण वाले चुनाव में वाम दलों ने 294 में से 176 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान टीएमसी को हुआ। हाँ, जो केवल 30 सीटों पर सिमट गई। 30 सीटें, ये तो बहुत बड़ी गिरावट थी। हाँ, क्योंकि अगर हम इसकी तुलना
1998 से करें, जब टीएमसी नई नई बनी थी और चुनाव एक चरण में हुए थे, तब उन्होंने 60 सीटें जीती थी। कांग्रेस भी 2006 में 56 सीटों के नुकसान के साथ केवल 26 पर आ गई थी। यानी चरणों की संख्या का सीधा असर जो मसल पावर या बाहुबल का प्रभाव होता है ना, उसको कम करने पर पड़ा था। सही कहा। और फिर ये एक स्थापित पैटर्न ही बन गया। जैसे जैसे टीएमसी का प्रभाव बढ़ा और सत्ता परिवर्तन की लहर आई, चुनाव और लंबे होते चले गए। 2011 में जब ममता बनर्जी की जीत हुई, तब 6 चरण थे। 2016 में भी 6 चरण। और फिर 2021 में जब कोविड महामारी का डर था और भारी हिंसा की आशंकाएं थीं, तब तो इसे खींचकर 8 चरणों तक कर दिया गया था। और यही वो बिंदु है जहां चुनाव आयोग ने अब रिवर्स गियर डाला है। 25 साल बाद इस क्रमिक विस्तार को वापस समेटकर सिर्फ 2 चरणों पर लाया गया है। लेकिन देखिए, चुनौती तो ये है ना कि राज्य की जो भौगोलिक और जनसांख्यिकीय जटिलताएं हैं, जो डेमोग्राफी है, वो तो आज भी वही है, वो तो नहीं बदली। दिनों का स्प्रिंट बन गई है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि चुनाव आयोग ने इन 2 चरणों को भौगोलिक रूप से कैसे बांटा है। हाँ, क्योंकि भूगोल से ही तो राजनीतिक सीमाएं तय होती हैं। तो जो 23 अप्रैल को पहला चरण होने वाला है, उसमें 152 सीटें रखी गई हैं। इसमें उत्तर बंगाल के 8 जिले हैं और दक्षिण बंगाल के पश्चिमी जिले, जिन्हें हम जंगल महल कहते हैं, वो शामिल हैं। और इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरी लॉजिस्टिकल रणनीति है। ये जो पूरा इलाका है, ये भौगोलिक रूप से सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण है। मतलब इसमें दार्जिलिंग के पहाड़ों से लेकर मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया जैसे इलाके आते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस क्षेत्र की सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं। साथ ही बिहार, झारखंड की जो राज्य सीमाएं हैं, वो भी यही हैं। बिल्कुल। और सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहाँ घुसपैठ और बाहरी असामाजिक तत्वों के आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इसे पहले चरण में रखा गया है। और फिर जो दूसरा चरण है, जो 29 अप्रैल को होना है, उसमें 142 सीटें हैं। ये पूरी तरह से मध्य और दक्षिणी हिस्से पर केंद्रित है। इसमें कोलकाता, हावड़ा, हुगली और 24 परगना जैसे बहुत ही सघन शहरी इलाके आते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी पहले चरण के मुकाबले काफी बेहतर है। तो मतलब ये भौगोलिक बंटवारा असल में एक प्रशासनिक ब्लूप्रिंट है। चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं वाले जो कठिन इलाके हैं, उन्हें एक दिन में निपटाने की योजना बनाई है, और जो शहरी घनी आबादी वाले इलाके हैं, उन्हें दूसरे दिन। जी, लेकिन यहाँ सोर्सेस से जुड़ा एक बहुत बड़ा राजनीतिक ऑब्जर्वेशन सामने आता है। श्रोताओं के लिए ये देखना सच में दिलचस्प होगा कि ये लॉजिस्टिकल बंटवारा राज्य की राजनीतिक फॉल्ट लाइन से कितना सटीक मेल खाता है। मैंने भी ये नोटिस किया। अगर हम 2019 और 2021 के चुनावी नतीजों का डेटा देखें, तो पहला चरण यानी उत्तर बंगाल और जंगल महल, ये बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ रहा है। और वहीं जो दूसरा चरण है, यानी शहरी कोलकाता और उसके आसपास का इलाका, वो टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता है। यहीं भद्रलोक या बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन पारंपरिक रूप से टीएमसी को मिलता रहा है। बिल्कुल। तो अगर दोनों चरणों की चुनौतियां इतनी अलग हैं और चुनाव 8 की बजाय सिर्फ 2 चरणों में हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ सुरक्षित कैसे कर रहा है। वो भी तब जब असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए कई चरणों का जो सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया है। हाँ, तो इसका जवाब चुनाव आयोग के उस मैकेनिज्म में है जिसे सिक्योरिटी सैचुरेशन मॉडल कहा जा रहा है। ये सैचुरेशन मॉडल बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। देखिए, 8 चरणों वाले सिस्टम में क्या होता था कि सुरक्षा बल एक इलाके में चुनाव कराकर फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरे इलाके में शिफ्ट होते थे। इसमें समय लगता था और बल थक भी जाते थे। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं, तो क्या ये एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह है। जैसे अगर जहाज के एक हिस्से में पानी भर जाए तो उसे दूसरे हिस्से में जाने से रोक दिया जाता है। बिल्कुल वैसी ही रणनीति है। यानी आप इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दें कि जो असामाजिक तत्व हैं वो एक जिले से दूसरे जिले में ट्रैवल करके वोटिंग को प्रभावित ही न कर सकें। एकदम सही। और इस वाटर टाइट घेरे को बनाने के लिए चुनाव आयोग केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1500 कंपनियों की तैनाती कर रहा है। 1500। बाप रे, 1500 कंपनियों का मतलब है लगभग 1.5 लाख जवान। हाँ, 1.5 लाख जवान। संदर्भ के लिए बता दूं कि 2024 के जम्मू कश्मीर जैसे अति संवेदनशील चुनावों में भी सुरक्षा का घेरा इससे छोटा था। और लॉजिस्टिक्स की स्पीड देखिए, 1 मार्च 2026 से ही राज्य में 480 कंपनियां पहुंचकर रूट मार्च कर रही हैं।
अच्छा, ताकि चुनाव से हफ्तों पहले ही एरिया डोमिनेशन स्थापित किया जा सके। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सिर्फ जवानों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं होता, क्योंकि गड़बड़ी अक्सर बूथ के अंदर होती है। यहाँ सोर्सेज एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का जिक्र करते हैं। आप उस वेबकास्टिंग की बात कर रही हैं ना? हाँ, 87,190 मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग। मतलब ये तो गेम चेंजर है। 100% कवरेज का मतलब है कि दिल्ली में बैठा चुनाव आयोग का जो कंट्रोल रूम है वो सीधे हर सिंगल बूथ के अंदर देख रहा होगा। स्थानीय पुलिस या पीठासीन अधिकारी के दबाव में आने की जो गुंजाइश होती थी वो तो इसके जरिए लगभग खत्म ही कर दी गई है। एकदम सही। और इन सब के बीच एक और बड़ा फैक्टर उभर कर आता है, जिस पर शायद आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। कम चरणों का सीधा मतलब है आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय का बहुत सिकुड़ जाना। हाँ, मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि नामांकन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है और मतदान 23 अप्रैल को है। मतलब इसका सीधा अर्थ यह है कि आधिकारिक कैंपेन के लिए राजनीतिक दलों के पास सिर्फ 17 दिन है। और ये 17 दिन की विंडो बहुत कुछ बदल देती है। आमतौर पर जब 8 चरणों में चुनाव होते थे तो आचार संहिता महीनों लागू रहती थी, जिससे होता क्या था कि राज्य के जो विकास कार्य हैं, टेंडर है, वो लंबे समय तक अटके रहते थे। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने पूरे राज्य को एक सुरक्षित प्रेशर कुकर में बदल दिया है। अच्छा, प्रेशर कुकर कैसे? मतलब जहां सब कुछ बहुत तेजी से एक छोटी सी टाइम विंडो में और भारी दबाव के बीच पकेगा, लेकिन बाहर से कोई गड़बड़ी या प्रेशर अंदर नहीं आ सकेगा। बहुत खूब। लेकिन ये प्रेशर कुकर तभी काम करेगा जब इसमें मौजूद सामग्री यानी जो वोटर लिस्ट है वो पूरी तरह से शुद्ध हो। और यहीं से हमारे सोर्सेस का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य खुलता है, SIR प्रक्रिया, और वो 1,22,00,000 गायब वोटर। अरे हाँ, रुकिए, 1,22,00,000 ये तो कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कुल मतदाताओं का लगभग 16% है। मतलब एक झटके में इतने वोटर कैसे कम हो सकते हैं? ये SIR आखिर काम कैसे करता है? क्या चुनाव आयोग के अधिकारी घर घर जाकर चेक कर रहे थे, या ये डेटा एल्गोरिदम का कोई प्रयोग था? हाँ, वही मैं सोच रहा था। तो देखिए, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो दोनों का मिला-जुला रूप है। इसमें पहले तो सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे राज्य के डेटाबेस में डुप्लीकेट चेहरे और नामों की पहचान की जाती है, और फिर ग्राउंड लेवल पर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। मतलब पहले AI और सॉफ्टवेयर ने काम किया, फिर इंसानों ने उसे वेरीफाई किया। बिल्कुल। और इसी लंबी और जटिल प्रक्रिया का नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में कुल मतदाता जो पहले 7,66,00,000 थे, वे अब घटकर 6,45,00,000 रह गए हैं। मतलब अगर हम इन 1,22,00,000 कटे हुए नामों का ब्रेकडाउन करें तो सोर्सेज बताते हैं कि 63,70,000 नाम तो पूरी तरह से काट ही दिए गए हैं। ये वे लोग थे जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी थी, या जो राज्य छोड़कर शिफ्ट हो गए थे, या जिनके नाम कई बूथों पर दर्ज थे। और बाकी बचे लगभग 60 लाख नाम अभी जुडिशियल जांच के दायरे में हैं। इस सफाई अभियान का सीधा संबंध उस डार्क ह्यूमर वाली कहानी से है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था कि पिताजी वोट डाल गए। हाँ, फर्जी वोटिंग का जमीनी तंत्र इसी तरह तो काम करता है। जो स्थानीय कैडर होता है उसे पता होता है कि किस घर में किसी की मृत्यु हो गई है, या कौन काम की तलाश में दूसरे राज्य चला गया है, और मतदान के दिन सुबह सुबह इन गायब वोटरों के नाम पर प्रॉक्सी वोट डाल दिए जाते हैं। जब 16% वोटर संदिग्ध हों तो आप सोचिए, वे एक मुश्त किसी भी पार्टी के पक्ष में जाकर सरकार बनाने या गिराने की कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। बिल्कुल, और यहीं भूगोल और राजनीति का एक और बहुत दिलचस्प टकराव होता है। सोर्सेज में ये बात प्रमुखता से उभरी है कि वोटर लिस्ट से कटे हुए इन नामों का एक बड़ा हिस्सा मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती जिलों से है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये इलाके TMC के बहुत मजबूत गढ़ माने जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस डेटा क्लीनिंग का सीधा और सबसे बड़ा नुकसान सत्ताधारी पार्टी को ही होने वाला है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह उलझा कर रख दिया है। सीमावर्ती जिलों में जो पलायन है और डेमोग्राफिक बदलाव है वो बहुत तेज होते हैं। हाँ, वो तो है। अगर जांच के दायरे में मौजूद 60 लाख लोगों में से एक बड़ा हिस्सा मतदान के दिन बूथ तक नहीं पहुंच पाता है, तो विश्लेषकों का मानना है कि इसका असर उन सीटों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जहां हार जीत का अंतर कुछ हजार वोटों का ही होता है।
तो अब हमारे सामने एक पूरी तरह से बदला हुआ प्लेग्राउंड है। श्रोताओं के लिए समेटना जरूरी है। सिर्फ 2 चरण, 1.5 लाख जवानों का वाटर टाइट घेरा, 100% वेबकास्टिंग, मैं 17 दिन का कैंपेन और 1 करोड़ से ज्यादा छटे हुए वोटर। अब ये देखना है कि इस नई राजनीतिक बिसात पर अलग अलग पार्टियां अपनी चालें कैसे चल रही हैं। तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो वे तो इस नए मॉडल का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। उनका रणनीतिक तर्क यह है कि 2 चरण और भारी केंद्रीय बल के कारण राज्य पुलिस का जो दखल था वो लगभग खत्म हो जाएगा, जिस पर वे लंबे समय से टीएमसी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। सही बात है। और इसके साथ ही बीजेपी अपने चुनावी वादों और नैरेटिव को भी बहुत आक्रामक रूप से सेट कर रही है। सोर्सेस के मुताबिक वे राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू करने और महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने का आर्थिक वादा कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा दाव तो सीएए का है ना? बिल्कुल। वे सीएए के जरिए मतुआ समुदाय और हिंदू शरणार्थियों को एकजुट कर रहे हैं। और अगर हम इसे पहले चरण के भूगोल से जोड़कर देखें, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वहां सीएए का मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। हाँ, और 17 दिन के उस छोटे कैंपेन में ऐसे ध्रुवीकरण वाले जो मुद्दे होते हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वामदल भी इस प्रक्रिया का स्वागत ही कर रहे हैं। वे बस ये चाहते हैं कि जो 60 लाख मतदाता अभी जांच के घेरे में हैं, उनका फैसला जल्द से जल्द हो ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन देखिए, कांग्रेस का स्टैंड सोर्सेज में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। कांग्रेस के एक नेता का बयान है कि कम चरणों से मतदाताओं को डराने धमकाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये थोड़ा अजीब तर्क है। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो 2006 में यूपीए सरकार ने ही तो चरणों की संख्या बढ़ाई थी ताकि डराने धमकाने को रोका जा सके। तो क्या अब वे ये मान रहे हैं कि इतने भारी सुरक्षा बलों के बावजूद हिंसा होगी? राजनीति में बयान अक्सर उस समय की रणनीतिक सुविधा के हिसाब से ही दिए जाते हैं। खैर, सबसे अहम प्रतिक्रिया तो टीएमसी की है। टीएमसी का आधिकारिक स्टैंड ये है कि उनका कैडर बेस इतना विशाल है कि चुनाव 8 चरणों में हो या 2 चरणों में, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं इस तर्क का थोड़ा सा सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहूंगा, क्योंकि ये टीएमसी के लिए एक 2धारी तलवार की तरह नजर आता है। ऊपर से तो ये आत्मविश्वास दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर फायदे और नुकसान दोनों बहुत गहराई से छिपे हैं। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो आपके हिसाब से टीएमसी के लिए फायदे का पहलू क्या है इसमें? फायदा यह है कि एक छोटा और तेज चुनाव अभियान उनके कैडर को इलेक्शन फटीग यानी चुनावी थकान से बचाएगा। 8 चरणों वाले लंबे चुनाव में ना अक्सर आखिरी दौर तक आते आते कार्यकर्ता बिल्कुल पस्त हो जाते हैं। ये पॉइंट तो है। और दूसरा, ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा हथियार है, बंगाली अस्मिता और बाहरी बनाम भीतरी का जो नैरेटिव है, वो 17 दिन के इस प्रेशर कुकर में बहुत तेजी से और ज्यादा धारदार तरीके से पीक पर पहुंच सकता है। ये तर्क जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन फिर इस 2धारी तलवार का दूसरा किनारा क्या है, यानी नुकसान क्या है? नुकसान 2 मोर्चों पर है। पहला, जब हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग और 1.5 लाख केंद्रीय जवान होंगे तो स्थानीय बाहुबल और डराने धमकाने का जो एक पारंपरिक प्रभाव होता था वो लगभग शून्य हो जाएगा। हाँ, वहां तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। लंबे चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को अक्सर अलग अलग चरणों में हवा का रुख भांपकर अपना माहौल सुधारने का समय मिल जाता है, लेकिन 17 दिन के स्प्रिंट में अगर सत्ता विरोधी लहर चली तो उसे मोड़ने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। ये विश्लेषण सच में इस बात को स्पष्ट करता है कि टीएमसी के लिए ये नई राह आसान नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी राजनीति की एक बहुत ही मजी हुई और अनुभवी खिलाड़ी हैं। वो तो है। उन्होंने चुनाव आयोग के इस पूरे सैचुरेशन मॉडल और कम समय की विंडो को काउंटर करने के लिए ना आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कुछ ऐसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक या मास्टर स्ट्रोक खेले हैं जो पूरा खेल बदल सकते हैं। हाँ, सोर्सेज में इसका बहुत स्पष्ट जिक्र है। उन्होंने आधिकारिक घोषणा से पहले ही राज्य के खजाने का मुंह खोल दिया। उन्होंने राज्य सरकार के 9 लाख कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते का जो 10,000 करोड़ रुपए का बकाया था उसे एक झटके में चुकाने की घोषणा कर दी। और ये कदम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर उन्हें घेर रही थी और 7वें वेतन आयोग का लालच दे रही थी। 9 लाख कर्मचारियों का मतलब है उनके परिवार मिलाकर लगभग 40 लाख वोटर जिनका मूड आचार संहिता लगने से ठीक पहले शांत किया गया। और सिर्फ यही नहीं, सोर्सेज एक और बड़े फैसले की ओर भी इशारा करते हैं। राज्य में मौलवियों और पुरोहितों का जो मासिक मानदेय था उसे 500 रुपए से बढ़ाकर सीधा 2,000 रुपए कर दिया गया है। और इस पूरी रणनीति का सबसे शानदार हिस्सा ये है कि चूंकि ये सारे फैसले चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले हुए हैं,
इसलिए तकनीकी रूप से कोई भी इन्हें नियम का उल्लंघन नहीं कह सकता। बिल्कुल, ये टाइमिंग और प्रशासनिक शक्तियों का एक बहुत ही परफेक्ट तालमेल है। नियम भी नहीं टूटे और 17 दिन के उस छोटे कैंपेन से पहले ही एक बहुत बड़ा चुनावी मोहरा चल दिया गया। हाँ, ये साफ दिखाता है कि राजनीतिक दल अब सिर्फ रैलियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वे भी सिस्टम के लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल अपनी जीत के लिए पूरी तरह कर रहे हैं। इन प्रीएम्प्टिव कदमों का असली असर क्या होगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो आज हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों से 2 चरणों तक का ये जो सफर है, ये सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 25 सालों की एक पूरी राजनीतिक संस्कृति को रीसेट करने का विशाल प्रयोग है। वोटर लिस्ट की उस डीप क्लीनिंग से लेकर जहां 1 करोड़ 22 लाख नाम साफ किए गए, 1.5 लाख जवानों के उस वाटरटाइट घेरे तक, और 17 दिन के उस तेज तर्रार कैंपेन से लेकर पार्टियों के मास्टर स्ट्रोक्स तक, सब कुछ एक नई चुनावी इबारत लिख रहा है। सही कहा। सोर्सेस का ये समग्र डेटा हमें साफ तौर पर बताता है कि ये चुनाव केवल राज्य की सत्ता तय करने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक अभूतपूर्व केस स्टडी बनने जा रहा है। एकदम। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरे विश्लेषण को एक कदम और आगे ले जाता है। क्या है वो विचार? जरा इस परिदृश्य पर गौर कीजिए। अगर चुनाव आयोग का ये सिक्योरिटी सैचुरेशन मॉडल और ये जो स्मार्ट डेटा क्लीनिंग है, वो पश्चिम बंगाल जैसे इतने जटिल और ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील राज्य में पूरी तरह सफल हो जाता है, अगर ये फर्जी वोटिंग और चुनावी हिंसा के उस पुराने तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकता है, तो क्या भविष्य में देश के हर संवेदनशील राज्य के लिए यही ब्लूप्रिंट बन जाएगा? ये एक बहुत ही तार्किक और भविष्य की दिशा तय करने वाला सवाल है। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो क्या आने वाले समय में हमारे चुनावों से मसल्स और बाहुबल की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या भविष्य के चुनाव सिर्फ एक तेज तर्रार लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, अचूक तकनीक और सटीक डेटा का एक क्लिनिकल खेल बनकर रह जाएंगे? मतलब एक तरह से वो पुरानी थका देने वाली मैराथन का अंत? बिल्कुल, जैसे दशकों से चली आ रही उस लंबी, थका देने वाली और हिंसक मैराथन को हमेशा के लिए एक पारदर्शी और हाई वोल्टेज 100 मीटर स्प्रिंट में बदल दिया गया हो। इसी विचारों तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। पश्चिम बंगाल की इस बदली हुई बिसात पर ऊंट किस करोड़ बैठेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।